नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान हॉटलाइन न्यूज की खास पेशकश आयुष्मान भवन। आज हमारे साथ एक ऐसे स्वास्थ्य विशेषज्ञ मौजूद हैं जिन्होंने आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हमारे साथ है डॉक्टर हिमांशु वर्मा जी, जो शल्य चिकित्सा के एमडी आयुर्वेद है और एमसीडी के द्वारका स्थित आयुर्वेदिक पंचकर्मा अस्पताल के इंचार्ज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 20 साल से अधिक के अनुभव में उन्होंने लगभग 2 लाख मरीजों का उपचार किया है। आज हम उनके इस अनुभव को आधार बनाकर जानने की कोशिश करेंगे, आखिर आप और हम जैसे करोड़ों लोग कैसे हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ रह सकते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आयुष्मान भवन में। सीधा सवालों से शुरू करते हैं। नमस्कार। आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आप इसे हमारे दर्शकों को सरल शब्दों में समझा सकते हैं? आयुर्वेद में जो शल्य चिकित्सा है बहुत ही प्राचीन है। सुश्रुत जो थे हमारे शल्य चिकित्सा के जनक थे। और सुश्रुत के बाद में उन्होंने जो शल्य चिकित्सा जो हमारी कंटिन्यू रही। शल्य चिकित्सा में बहुत सारे उपचार करते रहे हैं लगातार। और लेकिन एक समय बीच में ऐसा आया जब शल्य चिकित्सा बिल्कुल विलुप्त हो चुकी थी। आज फिर से जो है शल्य चिकित्सा का पुनर्जीवन हो रहा है। आयुर्वेद में अभी भी जो है एनोरेक्टल सर्जरी में जो है पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, पिलोनेडल साइनस पे बहुत ही सक्सेसफुल क्षार सूत्र थेरेपी के माध्यम से चिकित्सा की जा रही है। साथ में ही बहुत सी पैरामेडिकल पैरासर्जिकल जो है चिकित्सा डेवलप हो रही हैं, जैसे लीच थेरेपी है, अग्निकर्म है। अग्निकर्म से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अग्निकर्म से जो है बहुत सारे जो है एक्यूट पेन जो है मैनेज हो रहा है। अग्निकर्म बहुत एक तरीके की जो है थर्मल कॉटरी है। इसमें जो है एक सलाका को जो है हम लोग जो है रेड हीट करते हैं, या फिर जो है एक मृत्तिका की जो सलाका बनाते हैं उसको जो है गर्म करके जो है एक पॉइंट्स पे जो है टच करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से तरीके हैं जिनसे शल्य चिकित्सा में जो है हम लोग अग्निकर्म कर रहे हैं। एक कॉटन बॉल अग्निकर्म होता है। कॉटन बॉल अग्निकर्म हर्पीज जोस्टर जैसी बीमारियों में जो है कॉटन बॉल अग्निकर्म करते हैं। और साथ में ही जो है कॉर्न है, जिस तरीके से कॉर्न है उनको जो है कॉटरी के थ्रू अग्निकर्म के थ्रू जो है पूरी तरह से जो है 2 या 3 सिटिंग में जो है हम लोग ट्रीट करते हैं। इसके अलावा ज्वाइंट पेन्स में, सियाटिका में, इस तरीके की जो व्याधियां हैं उनमें सब में अग्निकर्म के माध्यम से जो है ट्रीटमेंट करते हैं। लीच कर्म जो है एक दूसरा एक इसमें एस्पेक्ट है शल्य में, जो पैरासर्जिकल ट्रीटमेंट है। लीच कर्म जो बेसिकली पैथिक जो व्याधियां हैं उनमें रक्त मोक्षण का काम कराते हैं लीच लीच से। खास तौर से जैसे वेरिक्यूज वेन्स हैं, या फिर कोई ट्यूमर है, कोई लाइपोमा है, कहीं स्वेलिंग है, इस तरीके की जो है जो बीमारियां हैं उनमें लीच के माध्यम से जो है रक्त मोक्षण कराते हैं। तो और भी बहुत सारे पैरामेडिकल एस्पेक्ट्स के अलावा जो है डायरेक्ट सर्जिकल एस्पेक्ट्स में भी जो है शल्य आज की डेट में जो है बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है इस समय जो है शल्य चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद के चिकित्सकों को तमाम जो है शल्य चिकित्सा के जो है एस्पेक्ट्स खोल दिए हैं। अभी नए जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उनमें भी जो है शल्य चिकित्सा काफी की जा रही है। तो नए एस्पेक्ट्स जो है लगातार देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, जी। आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा वाक़ई में एक विस्तृत चर्चा का विषय है। लेकिन क्या कभी आपको लगता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि आयुर्वेद एक धीमी चिकित्सा उसको करार दिया जाता है, जबकि एलोपैथी को फ़ास्ट रिज़ल्ट, फ़ास्ट परिणाम के तौर पर देखा जाता है। इस विषय पर आपकी क्या राय है? देखिए ये एक मिथ है कि जो है आयुर्वेद धीरे काम करता है। बेसिकली जो आज की डेट में जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जो पहले आओ, जो पहले जहां जाता है वहीं पे जो है उसका पहले ट्रीटमेंट होता है। हमारे पास जो है अभी तक जो है ये ट्रेंड था कि जो है सब जगह से ट्रीटमेंट करा लेते थे लोग, उसके बाद में जो है आयुर्वेद में आते थे। लेकिन ये ट्रेंड धीरे धीरे जो है बहुत तेजी से बदल रहा है। और लोग जो है पहले आयुर्वेद में जो है आते हैं। जब सपोज एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करता हूँ कि अगर किसी को फीवर हुआ है, तो फीवर का एक अपना एक टाइम पीरियड होता है।
उस टाइम पीरियड में सपोज 7 डेज का एक उसका जो है पीरियड है, जो जिसमें उसका जो है पैथोलॉजी ब्रेक होती है, तो फीवर को जाने में 7 डेज लगते हैं। अब 7 डेज तक जो है वो कोई भी मेडिसिन हो, चाहे वो एलोपैथिक हो चाहे आयुर्वेदिक हो, 7 दिन तक जो है उस कोर्स के दौरान हमें गुजरना होता है। अगर ट्रीटमेंट के पहले दिन हम ये मान लेते हैं एक टेबलेट खाने के बाद में कि जो है नहीं, ये ट्रीटमेंट हमारा जो है इससे हमें फायदा नहीं हुआ, तो फिर जो है हम उसको जो है स्लो डिक्लेयर कर देते हैं। जबकि पेशेंस जो होता है बहुत बड़ी चीज होती है, एक टाइम पीरियड एक ड्यूरेशन के साथ में ट्रीटमेंट होता है। बहुत सारे आज ये फीवर की बात में कही, ऐसे ही एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, गृहिणी रोग। तो गृहिणी रोग क्या होता है, आईबीएस की एक प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग आईबीएस बोलते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में हम लोग देखते हैं कि लोग 20-20 साल से जो है लगातार जो है ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, और उनको ये नहीं पता होता है कि मेरा ये ट्रीटमेंट कब ब्रेक होगा, कभी हमारा ट्रीटमेंट खत्म भी होगा या नहीं होगा, लगातार बस मेडिसिन खाते रहते हैं खाते रहते हैं। तो जो पेशेंट 20-20 साल से जो है ट्रीटमेंट ले रहा है, वो ऐसे पेशेंट्स हमारे पास जो है 6 महीने 9 महीने या साल भर के अंदर जो है पूरी तरह मेडिसिन फ्री हो जाते हैं। तो अगर उस 20 साल की उस ड्यूरेशन को हम देखते हैं, तो इस 9 महीने के कंपैरिजन में तो आयुर्वेद बहुत फास्ट हुआ। तो इसको हम एक बहुत फास्ट ट्रीटमेंट के तौर पे देखते हैं। सिमिलरली जैसे मैंने अभी आपको बताया था, सियाटिका के जो पेशेंट्स हैं, सियाटिका के पेशेंट्स हैं, लो बैक के पेशेंट्स हैं, लंबर रीजन में जिनको डिस्क की प्रॉब्लम होती है, इनको हम लोग जो है पंचकर्मा के माध्यम से उनको हम लोग पोटली मसाज, कटी बस्ती या अग्निकर्म के जो है ट्रीटमेंट करते हैं, और इमीडिएट विद इन 1 आवर 2 आवर या फिर जो है नेक्स्ट डे जो है बिल्कुल पेशेंट जो है आराम से चल करके जा सकता है। इस तरीके का ट्रीटमेंट होता है। और लाइफ लॉन्ग जो है हम लोग उनको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन साथ में गाइड करते हैं। उसके साथ में उनको योगा थेरेपीज, कौन से योगा उनके लिए अच्छे हैं, साथ में डाइट मॉडिफिकेशंस जो है बताते हैं उसके। तो इससे जो है हमारा ट्रीटमेंट जो है काफी बेहतर हो जाता है। जी तो बिल्कुल। और लगातार। जी जी जी। एक एक सवाल मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बीच में वो जी करना चाहूँगा। एक सवाल, एक धारणा जो आम लोगों के मन में और भी होती है, वो ये है कि बहुत से लोग जड़ी बूटी और घरेलू नुस्खों को भी आयुर्वेद मानते हैं। क्या ये उनकी धारणा सही है, या आयुर्वेद इससे कई ज्यादा विस्तृत है? नहीं, देखिए, जनमानस की धारणा के अगर अनुसार हम देखते हैं तो उनकी धारणा जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि आयुर्वेद तो हमारे घर में बसता है। हमारी शुरुआत आयुर्वेद की हमारे घर से ही होती है। जब भी बच्चा पैदा होता है तो माँ उसको जो है सबसे पहले जो है स्वर्ण प्राशन कराती है, सोने को घिस करके एक चटाने का रिवाज था। तो आयुर्वेद तो जो है घर से ही शुरू होता है। लेकिन जो विस्तृत ट्रीटमेंट की बात करते हैं वो तो चिकित्सक के पास ही उसको जाना पड़ेगा। और चिकित्सक, चूंकि आयुर्वेद का चिकित्सक आज की डेट पे बहुत एक्सपर्ट हो चुका है, और जो है डेली डेली नई रिसर्चेस के साथ में जो है उनको रिसर्चेस होती जाती हैं, उनसे तो चिकित्सक ही जो है विज्ञ होता है। इसलिए जो है जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट पार्ट जो है वो हमें चिकित्सक के पास ही हमेशा जाना पड़ेगा। लेकिन ये धारणा भी गलत नहीं है कि आयुर्वेद हमारा जो है नुस्खों की और जो है घर की जो है घर से शुरू होता है। तो घर से ही शुरू होता है, ये निश्चित रूप से सही है। बट एडवांस ट्रीटमेंट है जहाँ पे पंचकर्मा थेरेपीज की बात है, जहाँ पे शल्य कर्म की बात है, वहां पर जो है हमें अपने हॉस्पिटल की तरफ ही जाना ही उपयुक्त होता है। और एक्सपर्ट डॉक्टर जो है वो उसके बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है। यूं तो हम लोग रोज हल्दी जो है, जीरा, लहसुन, ये सब चीजें घर में खाते रहते हैं, लेकिन इन्हीं से बनी हुई जब दवाइयां जो है चिकित्सक देता है तो उसका जो है एडवांस जो है रिजल्ट मिलता है। ठीक है, दवाइयां वही हैं, बट उनको लेने का तरीका कैसा होगा, उनका कॉम्बिनेशन क्या होंगे, किस डोज में लेना है, ये चिकित्सक बताएगा। चिकित्सक के बिना घर में नहीं पॉसिबल है। हाँ, दादी नानी हमारी जो है एक सिस्टम हुआ करता था, क्योंकि वो लोग इससे उनको डेली रूटीन में तब हमारे आयुर्वेद था। आज बीच में एक ऐसा समय आया जबकि आयुर्वेद जो है डेली रूटीन से बाहर हो गया, तो घरों में जो है इसका जो है प्रचलन भी कम होता चला गया। अब जो है चूंकि चिकित्सक जो है लोगों को समझा रहे हैं कि किस तरीके से जो है हमें अपनी डाइट लेना चाहिए, कौन सी डाइट में हमें कौन से मसाले इस्तेमाल करने चाहिए,
और किस कौन से मसालों का कॉम्बिनेशन जो है हमें कैसे लेना है, तो ये आयुर्वेद चिकित्सक का काम है। साथ ही एडवांस जो थेरेपीज हैं वो जानकारी भी चिकित्सक ही देता है हमें। इसलिए जो है हमको चिकित्सक के पास में जाना चाहिए। और मेरी तो सलाह यही है कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है या आपको अपने स्वास्थ्य की रक्षा की बात करनी है, क्योंकि आयुर्वेद का उद्देश्य जो है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, तो स्वास्थ्य की रक्षा करना ये पहला जो है उद्देश्य है आयुर्वेद का। जो स्वस्थ है उनको भी आयुर्वेद की जरूरत है, जो बीमार है वो भी आयुर्वेद उनको भी आयुर्वेद की जरूरत है। तो जो स्वस्थ है उनकी रक्षा करने के लिए जो है हमें अपने दिनचर्या कैसी करनी चाहिए, हमें ऋतुचर्या कैसी करनी चाहिए, हमें डेली लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए, खाने पीने में क्या चेंजेस लाने हैं, ये जो है चिकित्सक जो है बेहतर बता सकता है। ऐसे जी। साथ में ही जो है हम अगर बात करते हैं चिकित्सक की सलाह की, तो अगर आप आयुर्वेद के चिकित्सक के पास में पहले जाते हैं तो हो सकता है कि आपको वो बीमारी जो बीमारी अभी आपकी स्टार्ट हुई है, वो निदान परिवर्जन केवल मतलब जिस वजह से बीमारी हुई है वो वजह दूर करके ही जो है आपका इलाज हो जाए, मेडिसिन की जरूरत ही ना पड़े। तो यहाँ पे चिकित्सक की सलाह की जरूरत होती है। इंस्पाइट की जो है हम बहुत ज्यादा मेडिकेशन स्टार्ट कर दें कि कुछ भी आता है रिपोर्ट में फटाफट मेडिसिन स्टार्ट कर दिया लेना, उससे अच्छा है कि हम अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करें, अपने दैनिक दिनचर्या ऋतुचर्या में परिवर्तन लाएं, खाने पीने में परिवर्तन लाएं, तो अपने आप ही जो है पैथोलॉजी ब्रेक होती है और रिपोर्ट्स जो होती है बेहतर हो जाती है। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि आप अपने मरीजों को किस प्रकार की जीवन शैली अपनाने की सलाह देते हैं ताकि वे बिना दवाइयों के स्वस्थ रह सके? दो चीजें हैं। सबसे पहले एक है कि सीडेंट्री लाइफ स्टाइल जो आज की एक बहुत बड़ी समस्या एक हो गई है, तो सीडेंट्री लाइफ स्टाइल से जो है थोड़ा सा बाहर निकलना है, थोड़ा सा योग करना है, व्यायाम करना है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि एक हमारे अंदर एक ट्रेंड आ गया है कि हम क्या खा लें कि हम स्वस्थ हो जाएं, इस पे ज्यादा फोकस करते हैं इंस्पायर्ड कि हम क्या ना खाएं और हम स्वस्थ हो जाएं। ऐसी कौन सी चीजें जो खा रहे हैं जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम डेवलप हो रही है, तो वो चीजों को दूर करना और जानना ये ज्यादा जरूरी है कि हम क्या खा लें, हम क्या खा लें, और जो है उससे जो है बेहतर। जैसे कि कुछ आज की डेट में कुछ कंपनीज हैं जो एडवर्टाइजमेंट करती हैं, हर कोई अपना अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करता है। जैसे सपोज आलमंड ऑयल है, तो आलमंड ऑयल का जो है आलमंड ऑयल की कंपनी जो है प्रमोट करती है कि आलमंड ऑयल अच्छा होता है, जबकि आयुर्वेद के हिसाब से ये ठीक नहीं है। आयुर्वेद के हिसाब से क्या होता है कि जिस क्षेत्र में जो चीजें पैदा होती हैं वो चीजें उनको लोगों को लेनी चाहिए। जैसे हमारे उत्तर भारत में जो है मस्टर्ड ऑयल पैदा होता है, मध्य भारत में जो है ग्राउंड नट ऑयल जो होता है, उसके बाद में हम अगर साउथ इंडिया में चले जाएं तो वहाँ पे कोकोनट ऑयल होता है, या फिर हम अगर हिल्स वगैरह में चले जाते हैं तो फिर वहाँ पे हमें आलमंड ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर मध्य भारत का और जो है उत्तर भारत का जो है के लोग जो है आलमंड ऑयल इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो निश्चित रूप से उनको कुछ दिन के बाद में या तो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, या फिर जो है हमारी आर्टरीज जो है उनमें कठिनता पैदा हो जाती है, तो इस तरीके से जो है प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं। तो बेहतर मैं यही सलाह करता हूँ कि कम खाइए और जो है लिमिटेड फूड होना चाहिए, और आपकी डाइट में जो है ना डेली चेंज होना चाहिए। अगर हम लगातार किसी फूड को हम लगातार लेते रहते हैं तो उसके अगेंस्ट जो है बॉडी इम्यूनिटी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। हमें इसलिए बदलते रहना चाहिए अपने खाने को डेली, और बहुत ज्यादा मिक्सिंग की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं तो ये सलाह देता हूँ मिक्सिंग करने से कि मतलब कि हर चीज होना चाहिए थाली में, इंस्पायर्ड हर चीज के जो है आप पर्टिकुलर एक चीज लीजिए, नेक्स्ट डे दूसरी लीजिए, थर्ड डे आप तीसरी लीजिए, तो एक डाइट में अलग अलग जो है पर डे अलग अलग खाना होना चाहिए। इस तरीके से जो है ज्यादा अच्छा जो है रिजल्ट मिलता है। और एक आम जन के मन में एक और सवाल हमेशा देखने को मिलता है कि क्या आयुर्वेद की जो दवाएं हैं उनका सेवन कब और कैसे करना चाहिए, या फिर क्या इसकी कोई तय उम्र होती है सेवन करने के लिए? देखिए जब कोई भी बीमारी होती है किसी को,
तो हम आयुर्वेद की अगर हम दवाई दे रहे हैं, तो दवाइयाँ जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है डिसाइडेड होती हैं। कुछ मेडिसिन जो होती हैं वो ट्रीटमेंट के लिए होती हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं वो रसायन के फॉर्म में होती हैं। अ, रसायन के फॉर्म में जो मेडिसिन होती हैं उनका जो है हम बहुत ज्यादा रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। रसायन जो होता है वो लॉन्ग टर्म इस्तेमाल किया जाता है। रसायन जो है बॉडी के जो है वह स्थापन, यानी कि हमें एजिंग प्रोसेस को स्लो करने के लिए जो है जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं उनको हम रसायन बोलते हैं। तो जो रसायन है उनका हम हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हरित की एक रसायन है, हरित की मतलब जो हरण होता है, हरण एक रसायन है, तो हरण को हम हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अलग सब्जेक्ट है कि 6 ऋतुएं हैं, तो 6 ऋतुओं में जो है हरण को हम किसी कभी जो है गुड़ के साथ में इस्तेमाल करते हैं, कभी शर्करा के साथ में इस्तेमाल करते हैं, कभी सोंठ के साथ में, कभी पिपली के साथ में, जो अलग अलग चीजों में अलग अलग समय पे उनका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही त्रिफला भी रसायन है, तो त्रिफला रसायन जो है उसका हम इस्तेमाल जो है पूरी उम्र कर सकते हैं। बट उसमें भी अनुपान बदलता रहता है, कई बार हम गर्म पानी से लेते हैं, कई बार गर्म दूध से लेते हैं। तो ये जो मेडिसिन होती हैं ये लाइफ लॉन्ग ले सकते हैं। लेकिन कुछ मेडिसिन जैसे रसौषधियां हैं, तो रसौषधियों का क्या होता है कि ये बहुत ही कम क्वांटिटी में जो है दी जाती है। सिक्स बहुत ही इसमें 65 mg से स्टार्ट होकर के जो है हम 500 मिलीग्राम तक की डोज में भी चले जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि सीवियरिटी कितनी है, और चिकित्सक की देखरेख में ही लेनी चाहिए। रस औषधियों का सेवन बिना सलाह के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टॉक्सिक ड्रग्स को जो है फॉर्म जो है चेंज करके उनका संस्कार करके जो है वो औषधियां बनाई जाती हैं। और वो औषधियां जो है जब संस्कारित हो जाती हैं तो उनके अंदर गुणों का वर्धन होता है, और जो है वो मेडिसिन जो होती हैं वो अमृत जैसी हो जाती हैं। तो ऐसी मेडिसिन को जो है चिकित्सक की देखरेख में इस्तेमाल करना चाहिए। जो कुछ और ऐसी चीजें हैं, जैसे कि आज की डेट में एक प्रचलन हो गया है कि एलोवेरा जूस पीना, लौकी का जूस पीना। तो कोई भी चीज जो है, हर चीज का जो है फायदा भी है और नुकसान भी है। अब लौकी जो होती है वो हमारी ग्रीष्म ऋतु की फल है, सब्जी है। लौकी का जूस जो है वो भी हमें ग्रीष्म ऋतु में ही लेना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग जो है आज की डेट में जो है सर्दियों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो जब सर्दियों में अगर आप इस्तेमाल करोगे तो उसके जो है दुष्प्रभाव भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चीजें जो है बहुत ध्यान में रखने की जरूरत होती है। इसी तरीके से जो है बहुत सारे जो है मेडिसिन हैं आज की डेट पे, उन पे एक्सपायरी भी होती है। तो एक्सपायर्ड मेडिसिन जैसे हर्बल मेडिसिन जो है, कुछ जैसे चूर्ण है, उनका 1 से 2 साल का समय है। आसो अरिष्ट जो होते हैं वो जितने पुराने हैं उतने अच्छे हैं। हालांकि आज की डेट में उनपे भी एक्सपायरी लिख करके आने लगी है, लेकिन फिर भी जो है ये आसो अरिष्ट है, पुराने होंगे तो ज्यादा अच्छे होंगे। ऐसे ही पुराना घी, पुराना गुड़, ये चीजें अच्छी हैं। एक और चीज है खाने के बारे में मैं जो आपको बताना चाहूंगा, जो डायबिटीज है एक, जैसे डायबिटीज एक बहुत बड़ी आज की डेट में जो है प्रॉब्लम होती जा रही है, और इंडिया जो है वर्ल्ड कैपिटल हो रहा है डायबिटीज के क्षेत्र में। तो उसका डायबिटीज का एक बड़ा जो रीजन है वो है नवान्न पानम, नया अन्न खाना। जो हार्वेस्टिंग हुई और सीधा मार्केट में आ जाता है, तो वो फूड जो होता है वो नवान्न होता है। तो न उस तरीके का जो है, उससे जो है प्रिपेयर्ड फूड अगर हमारे हम इनटेक करते हैं तो वो एक डायबिटीज बड़ा कारण है। सिमिलरली जो है आस्या सुखम का मतलब हो गया कि सीडेंटरी लाइफ। तो सीडेंटरी लाइफ हुआ, नया हम अन्न खा रहे हैं, तो इन सब चीजों का जो कॉम्बिनेशन है ये डिजीज को डेवलप करता है। तो ये कैसे डेवलप करे, तो हम लोगों के यहाँ पहले प्रश्न होता था कि जो भी नया अन्न जो है हम लोग पैदा करते थे, हमारे किसान भाई पैदा करते थे, वो उनको जो है स्टोर कर दिया करते थे, और पिछले साल वाला जो है अनाज निकाल करके खाना स्टार्ट करते थे। वो प्रचलन कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। उसको डेवलप करने की जरूरत है अगर हमको इस सब बीमारियों से बचना है। जी, ये कुछ नई चीजें हैं जिनको हमें हर किसी को बिल्कुल। सोचना होगा, इसका कैसे मैनेजमेंट हो। चूंकि जो हेल्थ है ये एक राष्ट्र का मैटर है। अगर देश का युवा, वृद्ध, बच्चे स्वस्थ है तो देश जो है उतना ही तरक्की करता है। तो हमें बिल्कुल, बिल्कुल। जो है स्वास्थ्य का जो है ख्याल देश हित में रखना भी चाहिए। वैसे यहाँ इंटरव्यू के इस पड़ाव में मैं हमारे दर्शकों को हिमांशु जी के व्यक्तिगत परिचय के तौर पे इस सवाल को प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि हिमांशु जी, आयुर्वेद को लेकर आपका विजन क्या है? आप इसे आम जनता तक कैसे पहुंचाना चाहते हैं?
आ, आयुर्वेद की बहुत ही असीमित जो है संभावनाएं हैं। पूरी दुनिया जो है, पूरा विश्व जो है, वो आज आयुर्वेद की तरफ देख रहा है, क्योंकि पिछले लगभग 100 सालों में जो है एंटीबायोटिक्स, जितनी एंटीबायोटिक्स खोज होनी थी, लगभग आज वही एंटीबायोटिक्स हमारे पास में है। कोई ज्यादा नई एंटीबायोटिक्स की खोज नहीं हुई है, या फिर कोई नई जो है सॉल्ट्स की खोज नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में डिजीजेस जो है बहुत क्रोनिक होते चले जा रहे हैं। लगातार दवाइयां खाने के बावजूद जो है स्वास्थ्य जो है नहीं मिल पा रहा है। तो इस पे बहुत ही चिंतन करने की जरूरत है। ऐसे में जो है आयुर्वेद की बहुत सारी मेडिसिन हैं जो लोगों को हेल्प करती हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो स्टेरॉइड्स पे होते हैं, उनको हम लोग धीरे धीरे जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन से, लाइफ स्टाइल से, या फिर जो है योगा के साथ में जो है उनका एक कॉम्बिनेशन बना करके देते हैं, तो उनको स्टेरॉइड्स दूर होते हैं। तो या फिर जो है हाइपरटेंशन जैसी बीमारी, हाइपरटेंशन आयुर्वेद में जो है एक बीमारी नहीं है, एक्चुअली एक सिम्टम है। जो ब्लड प्रेशर का बढ़ना है वो सिम्टम है। और खास तौर से ये सिम्टम हमने जो देखा है वो व्यक्ति के अंदर जो है उसका उसकी अग्नि कम होना। जब शरीर में अग्नि कम होती है तो हमारे जो हम जो खाना खाते हैं, उस खाने का ठीक से पाचन नहीं हो पाता है। और पाचन नहीं होने से क्या होता है कि जो अपक्व रस रस है, वो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने लग जाते हैं, जिसको हम जो है कह सकते हैं कि टॉक्सिन्स जो है बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने लग जाते हैं। जब बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स एब्जॉर्ब होने लग जाते हैं, तब जो है बीमारियां पैदा होती हैं। और हाइपरटेंशन उन्हीं का एक नतीजा है। सिमिलरली जो है, मैंने जैसे अभी आपको डायबिटीज का बताया, थायराइड का, बच्चों में अंदर जो है एक आज की डेट में बहुत सारे हम लोग देखते हैं 7-7 साल के बच्चे जो है उनको थायराइड डिटेक्ट हो रहा है। तो रीजन जो हमने इसके बैकग्राउंड में मैं जाकर के देखता हूँ, अपने अनुभव के हिसाब से
का जो विजन है सबसे बड़ा तो ये है कि सभी लोगों को स्वास्थ्य मिले। यही सबसे बड़ा विजन है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, और आतुरत से जो बीमार है उनको इलाज मिले। सभी, कोई भी पैथी बुरी नहीं है। एलोपैथ का अपना जो है प्रोस कॉन्स है, आयुर्वेद के भी अपने प्रोस कॉन्स है। कोई भी चीज चिकित्सा का सीधा सा अर्थ है कि या याभिर क्रियाभिर जायन्ते, जिस भी क्रिया से जो है स्वास्थ्य लाभ हो वही चिकित्सा है। चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे एलोपैथ हो, या फिर कोई दूसरी जो है पैथी हो, सभी का अपना अपना स्थान है, क्योंकि सारी जो है धीरे धीरे डेवलप हुई है, और उनके फायदे जो है नुकसान सभी चीजों को देखते हुए जो है सारी थेरेपीज डेवलप होती हैं। तो सभी का अपना फायदा भी है और नुकसान भी है। लेकिन अगर सही तरीके से, जो आज की डेट में एक शब्द इस्तेमाल हो रहा है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ आयुर्वेदा विद एलोपैथी पैथी या दूसरी पैथीज के साथ में, तो इंटीग्रेशन की बात में जो है, जो मैं शुरू में कह रहा था शल्य चिकित्सा, अभी तक आयुर्वेद शल्य चिकित्सा में डेवलप क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शल्य चिकित्सा की इजाजत नहीं थी बहुत सारे शल्य चिकित्सा आयुर्वेद के डॉक्टर्स को। पहला प्रॉब्लम था, ये ट्रेनिंग का मैटर होता है। वंस यू आर ट्रेंड, तब उसके बाद में जो है ट्रीटमेंट क्या करना है वो डिपेंड करता है कि डॉक्टर की कॉन्शियस के ऊपर कि क्या बेहतर है। सपोज एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक एलोपैथिक डॉक्टर भी खड़ा हुआ है और आयुर्वेदिक डॉक्टर भी खड़ा हुआ है। अगर दोनों को की सलाह ली जाए कि इसमें जो है कौन सी मेडिसिन दी जाएगी, तो एलोपैथिक डॉक्टर कहेगा कि एक एंटीबायोटिक दी जानी चाहिए, एक पेन किलर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आयुर्वेद का डॉक्टर वहां पे क्या कहेगा कि एंटीबायोटिक्स को जो है हम कैसे कम कर सकते हैं, पेन को हम और तरीकों से कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसको वो कौन सी डाइट दी जाए जिससे जो है पेन को कम हो, इसकी हीलिंग बेटर हो, कम ड्यूरेशन जो है हॉस्पिटल, इस कम ड्यूरेशन के अंदर जो है हम लोग जो है इसको मैनेज कर ले, हॉस्पिटल स्टे कम हो। तो ये एक्चुअली जो है ट्रू इंटीग्रेशन है। अलग एक ही हॉस्पिटल के अंदर अलग अलग जो है सेंटर खोल देना, ये इंटीग्रेशन नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट कंफ्यूज होता है कि उसको एलोपैथ में जाना है या आयुर्वेद में जाना है। जब चिकित्सा का मैटर आता है तो एक पर्टिकुलर डिजीज पे कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर डिजीज के ऊपर जो है एलोपैथ के जो है डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं और आयुर्वेद के डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं। अगर एलोपैथ का कोई साइड इफेक्ट है तो उसको आयुर्वेद कैसे टैकल करेगा, या आयुर्वेद जहां पे सक्षम नहीं है वहां पे एलोपैथ कैसे टैकल करेगा। ये इंटीग्रेशन की आज की डेट में जरूरत है। दूसरा, जो विजन की हम बात करते हैं, एक बहुत ही सराहनीय प्रयास की मैं बात करूंगा कि अभी रिसेंटली मैं एक कुंभ में मैंने विजिट किया, तो एक कार्यक्रम वहां पे था, नेत्र कुंभ। एक बड़ा जो है नेत्र कुंभ का एक जो है वहां पे बड़ा पंडाल। उनका विजन था कि हम जो है काफी सारे जो मतलब शायद 5 लाख कुछ चश्मे उनको वितरित करने थे कि जिन लोगों को जरूरत है तो उनको चश्मे वितरित करेंगे। तो सवाल ये नहीं था कि चश्मे वितरित करना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बट उनका जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि उन्होंने क्या किया कि ओपीडी किया, सेम डे ओपीडी। ओपीडी के बाद में जो है वहां सारा मैकेनिकल मशीन्स लगाई हुई हैं। जो पेशेंट ओपीडी पे डॉक्टर ने एंट्री किया कंप्यूटर पे, वो पेशेंट जो है सेम उसके जो है नेक्स्ट स्टेप में जो आके उसकी आई टेस्टिंग होती है। नेक्स्ट स्टेप मशीन से ही वो कंप्यूटर पे एंट्री हुआ। आई जी टेस्टिंग के बाद में जो उसका चश्मा आया वो कंप्यूटर पे जी ऑटोमेटिकली जो है अपडेट हो गया, और जिधर इधर अपडेट हुआ, जब तक वो जी पेशेंट डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा है उतनी देर में वो चश्मा मशीन से उधर जो है रेडी होकर के जो है जी। तैयार हो गया। बस मेरा सेम जो हिमांशु है जी आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, क्योंकि अब हमारे पास 10 ही मिनट है, हम 10 मिनट में खत्म करना पड़ेगा इंटरव्यू, टाइम लिमिट खत्म हो जरूर। रहा है। तो मेरा आखिरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जो 28, 29 और 30 मार्च को हमारे दर्शकों को भी लगातार हम बताते जा रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपो हो रहा है, उसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन जो है देश में जो है जागरूकता लाता है, लोगों के अंदर एक जागृति पैदा करता है कि जो है ये सिस्टम जो है अपने आप में कितना सुदृढ़ है, ये दिखाता है। ऐसे कार्यक्रमों को जो है पूरे देश में आयोजित किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को जो है ऐसे कार्यक्रमों में जाकर के जो है वहां देखना चाहिए कि आयुर्वेद कितना डेवलप्ड है।
जो नई रिसर्चेज आती हैं वो ऐसे कार्यक्रम में जो है पेश की जाती हैं और लोगों को एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो यानी कि अगर पंचकर्मा जो है एक्सपो में आम जनता अगर एक्सपो से जुड़ती है तो उसको आयुर्वेद को लेके विस्तृत जानकारी का एक अवसर मिलेगा शानदार। तो बहुत ही शानदार अवसर मिलने वाला है। बिल्कुल। तो सभी लोगों दोस्तों से आज मेरी के प्रार्थना तो यही है जी कि जो जी लोग ऐसे एक्सपोज में जरूर जाएं जी और उनका जो है वहाँ समझें और जी अपनी बीमारियों का वहाँ बहुत सारे कैंप्स भी होते हैं, फ्री जी ट्रीटमेंट भी होता है। जी जी गाइडेंस सबसे बड़ी चीज है कि गाइडेंस जी मिलती है। जी और जी जी भारत बिल्कुल। सरकार जो है एक अपने विजन को भी जो है सक्सेस करने में और बढ़ावा कैसे मिले, बढ़ावा दे। ये भी जो है हमें इसके बारे में प्रेरणा मिलती है। जी जी जी। तो दोस्तों आज के इस दिलचस्प और बेहद ही इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू में हमने डॉक्टर हिमांशु वर्मा से आयुर्वेद के अद्भुत लाभ, पंचकर्म के महत्व और शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में उनके अनुभव के बारे में जाना। उनका 20 वर्षों का अनुभव और 2 लाख से अधिक मरीजों के इलाज के इस ये सफर वाकई में प्रेरणादायक है। डॉक्टर हिमांशु, आपके द्वारा दी गई जानकारी निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को आयुर्वेद के प्रति नई जागरूकता और विश्वास देगी। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आयुर्वेद के क्षेत्र में आप और भी सफलताएं हासिल करें। नमस्कार। अच्छा।